नमस्कार दोस्तों। मैं सचिन राठौड़ आ चुका हूं आप लोगों के सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इंडियन मीडिया किस तरीके से काम करती है, मीडिया एक्चुअल में होती क्या है और इंडियन मीडिया किस तरीके से काम करती है। हर एक चीज़ डिटेल में जानेंगे। 180 देशों के पूरे दुनिया में 180 देशों की पूरी लिस्ट में इंडिया रैंक करता है 161 पोजीशन में। 2023 की लिस्ट है ये। 161 रैंक पे स्टैंड करता है इंडिया। तो एक्चुअल रीज़न क्या है इसके पीछे 161 रैंक में स्टैंड करने का? ना पैसों की कमी है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ना न्यूज़ की कमी है। हर एक चीज़ टॉप रहने के बाद भी इंडिया इतने पीछे क्यों है? जब एक आम आदमी टीवी ऑन करके न्यूज़ चैनल खोलता है तो ये देखने के लिए ओपन करता है कि देश भर में क्या चल रहा है, दुनिया भर में क्या चल रहा है। पर वहाँ की गवर्नमेंट, बिजनेसमैन और चैनल डिसाइड करते हैं कि उस आदमी तक कौन सी न्यूज़ पहुँचानी है और किस तरीके से पहुँचानी है। और साथ में जब भी इलेक्शंस होते हैं तो हर एक आदमी को भ्रम होता है, कॉमन इंसान को, कि वो अपनी मर्जी से अपने मनपसंद नेता या फिर मनपसंद पार्टी को जाकर के वो वोट कर रहा है। पर आपसे ये वोट डलवाए जाते हैं जो भी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जा रही है उनके बेसिस पे। और अगर आपको पता चले कि वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आप तक पहुंचाई जा रही है, जो नॉलेज पहुंचाई जा रही है, वो सारी ही गलत हो, तो ये सारा चीज़ से सारा काम होता है एक सिस्टम के थ्रू। एक प्रॉपर प्लानिंग की जाती है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ ये आप तक एक गलत खबर पहुंचा करके अपना फ़ायदा निकालना ये चैनल, गवर्नमेंट और बिजनेसमैन जानते हैं और इसी तरीके से ये काम कर रहे हैं। इसी कारण की वजह से आज इंडियन मीडिया, इंडियन गवर्नमेंट का इतना नाम खराब है। दुनिया भर में लोग कहते हैं कि इंडियन मीडिया बिका हुआ है। तो उसका रीज़न यही है कि आप तक जो न्यूज़ पहुंच रही है वो एक्चुअल में न्यूज़ है नहीं, उसको बना करके भेजी जा रही है। तो सारी चीज़ें डिटेल में आपसे डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से ये स्ट्रैटेजी काम करती है, किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाते हैं, क्या प्लानिंग होती है। जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है उसकी एक्चुअल अपोजिशन कोई पार्टी नहीं बल्कि मीडिया खुद होती है। इसी की वजह से हर एक देश की हर एक पार्टियां, उनकी अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं इस मीडिया से डील करने के लिए। पर इंडियन गवर्नमेंट सबसे टिकाऊ स्ट्रैटेजी अपनाती है मीडिया से डील करने के लिए कि पूरी मीडिया में गार्बेज फैला दो तो लोगों का पूरा ध्यान रहेगा गार्बेज के ऊपर और आप आसानी से अपना कोई भी जो काम करना है कर लो, किसी का ध्यान आपके ऊपर जाएगा ही नहीं क्योंकि पूरे लोगों का ध्यान तो रहेगा गार्बेज के ऊपर। अगर आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स क्या क्या है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चरल लॉस, सुसाइड ऑफ फार्मर्स, फ्लड्स, ये सारी चीज़ें। पर एक्चुअल में इस न्यूज़ चैनल के ऊपर बात किस टॉपिक की होती है, डिबेट्स किस टॉपिक के ऊपर हो रही है? अटैकिंग पाकिस्तान, अटैकिंग अपोजिशन, प्रेजिंग बीजेपी, बीजेपी की जीत, कांग्रेस की हार, यही टॉपिक के ऊपर डिबेट्स हो रही है। इस लिस्ट में आप ही तय कीजिए कि इनमें से कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात की गई है और कितनी अनयूजुअल थी, जो यूजलेस है उनके ऊपर कंटिन्यूसली सिर्फ उन्हीं के ऊपर बात की गई है। आज के इस मॉडर्न जनरेशन में डिबेट्स कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत पुरानी चीज़ है। एंशियंट इंडिया, पुरातन भारत में अगर डिबेट्स को उठा करके देखा जाए तो वहाँ पे एक बेसिक रूल हुआ करता था। डिबेट उन्हीं दो लोगों के बीच में हुआ करता था जो जिस भी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं तो उनके पास उसका संपूर्ण ज्ञान हो, कंप्लीट नॉलेज हो, और उन दोनों को जज करने के लिए एक जज भी होता था जो अंत में डिसाइड करता था कि कौन अपने टॉपिक्स को अच्छे से समझा पाया है, कौन रख पाया अपने टॉपिक्स को, अपनी बातों को कौन मुद्दे पे ला पाया है। और उन सारे बेसिस के ऊपर वो जज जा करके फैसला करता था कि इस डिबेट का असली विनर कौन है। पर आजकल जो टीवी चैनल्स में जो डिबेट्स होता है उसमें एक्चुअल में डिबेट्स के नाम पे सिर्फ जो होता है वो है मारपीट, गुस्सा होना, गाली गलौज करना, शोर शराबा, बस यही होता है डिबेट के नाम पे। और इसी चीज़ को टीवी चैनल्स अच्छे से प्रमोट भी करते हैं क्योंकि इसी के नाम पे इनको टीआरपी मिलती है कि इसने उसको मार दिया डिबेट में, इसने उसको गाली दे दी। इसी की सारी चीज़ में शोर शराबा, हल्ला, इसी को दिखा दिखा करके ये लोग प्रमोट करते हैं अपने डिबेट्स को और वो चल भी जाते हैं। पर इनके पीछे का रीज़न भी है क्योंकि अगर आप देखा जाए तो एक टीवी में जो व्यूवरशिप है, जो मैक्सिमम व्यूवरशिप होती है वो एक एंटरटेनमेंट चैनल की होती है। एक न्यूज़ चैनल की व्यूवरशिप और एक एंटरटेनमेंट चैनल की व्यूवरशिप को अगर कंपेयर किया जाए तो एक एंटरटेनमेंट चैनल की व्यूवरशिप 4 to 5 टाइम्स ज़्यादा होती है एक न्यूज़ चैनल से। और इसी कारण की वजह से जो आजकल के जो न्यूज़ हैं वो भी धीरे धीरे से शिफ्ट कर रहे हैं एंटरटेनमेंट की तरफ, जिसमें न्यूज़ में मसाले की तरह न्यूज़ दिखाओ, राइट,
और उसमें आप कॉमेडी डालो या फिर थोड़ी मारपीट, इन सारी चीज़ों की वजह से लोग आकर्षित होंगे और इनकी टीआरपी बढ़ेगी। यही इनका फोकस है, इस तरीके से ये काम कर रहे हैं। किसी भी एक मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल को स्टार्ट करने के लिए लगभग 80 से 100 करोड़ रुपए स्टार्ट में लगते हैं और उसके बाद में प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन वैल्यू, सैलरी, एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारे पे ऊपर से 100 से 150 करोड़ रुपए और लगेंगे और भी बहुत सारे खर्चे हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाए तो न्यूज़ चैनल चलाना अपने आप में एक बहुत ज़्यादा कॉस्टली अफेयर है, कॉस्टली बिजनेस है। तो यहाँ पे न्यूज़ चैनल पैसे किस तरीके से बनाता है? न्यूज़ चैनल दो तरीके से पैसे बनाता है। एक तो हो गया व्यूवरशिप सब्सक्रिप्शन पे, जैसे डीटीएच केबल कनेक्शन का जो अभी आप सब्सक्रिप्शन पे करते हो महीने का, एक चैनल का लगभग महीने का 1 से 4 रुपए का बीच का सब्सक्रिप्शन होता है। और साथ में फिर नेक्स्ट जो होता है कि वो जो सबसे ज़्यादा जो पैसा कमाता है 80 to 85% पैसा न्यूज़ चैनल सिर्फ एड से कमाता है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन का उतना ज़्यादा नहीं कमा पाता है तो उनकी मजबूरी बन जाती है कि एड्स रन करना। और एड्स भी उन्हीं चैनल को मिलता है जिनकी व्यूवरशिप ज़्यादा है। एक डेटा है जिसके मुताबिक 2019 के इलेक्शन में सिर्फ एड्स कैंपेनिंग के ऊपर 25,000 करोड़ रुपए का खर्च आया था। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इनकी ग्राहक है, तो अगर अपने ही ग्राहक के खिलाफ जाएंगे तो इनका धंधा तो वैसे भी बंद होने वाला है। तो इसीलिए जो भी रूलिंग गवर्नमेंट होती है उसके अगेंस्ट कोई भी न्यूज़ नहीं छापती है कोई भी मीडिया, इंडियन मीडिया। क्यों? क्योंकि अगर उनके अगेंस्ट जाएगी तो उनका धंधा वैसे ही ठप होना है, क्योंकि एड्स बंद करा दिए जाएंगे, एड्स नहीं मिलेंगी। तो जब एड्स ही नहीं मिलेंगी तो मैक्सिमम जो कमाई होती है उनकी वो उन एड्स के बेसिस पे ही होती है। तो इसी की वजह से रूलिंग गवर्नमेंट जब तक है उनके अगेंस्ट कोई भी मीडिया उनके अगेंस्ट जाकर के बात नहीं करता। हमेशा से इन चैनल्स के बीच में कंपटीशन भी रहा है। कुछ चैनल तो इस तरीके से प्रिटेंड करते हैं कि एक्चुअल जर्नलिज्म तो सिर्फ यही कर रहे हैं, बाकी सब तो सिर्फ फ्रॉड है। ऐसा नहीं है कि कोई न्यूज़ चैनल आज तक एक्सपोज नहीं हुआ है, हर समय पर हर एक चैनल कभी न कभी एक्सपोज हुआ है पर बाहर पड़ गया फिर से। 2010 में एनडीटीवी एक्सपोज हुआ था जिसमें नीरा राडिया बरखा दत्त को साफ साफ समझा रही है, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग लीक हुई थी, उसमें नीरा राडिया बरखा दत्त को साफ साफ समझा रही है कि अगले कॉलम में कौन से नेता को ऊपर दिखाना है और कौन से नेता को नीचे दिखाना है। इसकी टेप रिकॉर्डिंग आज भी यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है, आप जाकर के देख सकते हैं। काम सारे न्यूज़ चैनल एक ही कर रहे हैं, बस इन्होंने साइड अलग अलग पकड़ के रखी है। कोई इनकी अच्छाई बताते हैं तो कोई इनकी बुराई। कोई अगर पार्लियामेंट में बिल पास हो रहा है तो कोई उनकी फ़ायदे बताएगा तो कोई इनके नुकसान। बस इसी तरीके से सारे मीडिया घर चलते हैं। मेन प्रॉब्लम ये है कि इंडियन मीडिया को मॉनिटर करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। यूके में अगर देखा जाए तो ऑफकॉम है जो वहाँ पे रेगुलेट करती है, मॉनिटर करती है वहाँ की मीडिया को। यूएस में एफसीसी है जो वहाँ की मीडिया को मॉनिटर करती है। सिर्फ मॉनिटर ही नहीं करना, अगर उन्होंने कुछ गलत खबर फैला रहे हैं, कुछ गलत चीज़ कर रहे हैं, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, फेवरिज्म कर रहे हैं किसी पार्टी की तरफ, तो उनके ऊपर बहुत सख्त सज़ा भी होती है, कुछ एक्शंस भी लिए जाते हैं। तो वहाँ जिस तरीके का वहाँ पे जो प्रबंध है यहाँ पर इंडिया में नहीं है। अगर किसी को पूरे देश के ओपिनियन के ऊपर कंट्रोल करना है तो उन्हें न्यूज़ एजेंसीज, न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनल, इन तीनों के ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है। अगर ये तीनों चाहें तो पूरे देश को सरकार के खिलाफ या फिर सरकार के साथ खड़ा कर सकती है, क्योंकि एक आम आदमी सिर्फ इन तीन ही चीज़ों के ऊपर भरोसा करता है, एक न्यूज़ के ऊपर। एक एग्जाम्पल देकर के आपको समझाता हूँ। एक साइंटिस्ट है इंडिया के, डॉक्टर नंबी नारायण, रॉकेट के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं रॉकेट साइंस में। उनके ऊपर एलिगेशंस थे एक टाइम पे कि उन्होंने डेटा चुराया, जो भी किया। तो उस चीज़ को इंडियन मीडिया ने इतने बुरे तरीके से टारगेट किया उनको कि आज तक लोग उन्हें गद्दार समझते आए हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तक आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि वो निर्दोष हैं, बट आज तक लोग उनको गद्दार समझते आए। उनके ऊपर एक मूवी भी बनी, तब जाकर के लोगों को समझ में आया कि उनके साथ कितना ज़्यादा अन्याय हुआ है। तो पूरे देश के ओपिनियन को कंट्रोल करना है तो इन तीन चीज़ों को जो कंट्रोल कर लेता है तो पूरे देश को अपने हिसाब से वो चला सकता है, अपने माइंड के हिसाब से। और वही होते आ रहा है इंडियन मीडिया के साथ में और इंडिया के लोगों के साथ। मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी देश के लिए, देश को चलाने के लिए। इसीलिए मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा गया है। जब देश आज़ाद हुआ था तो गांधी जी इंडियन ओपिनियन और नेहरू जी ने नेशनल हेराल्ड नाम के न्यूज़पेपर चलाए थे, और इन न्यूज़पेपर्स के ज़रिए वो लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाते थे, लोगों को ये बताते थे
कि आज जो देश में वो गरीबी झेल रहे हैं, जो गरीब किसान हैं, उन तक ये बातें पहुंचाते थे कि जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आज इंडिया झेल रहा है वो उनकी वजह से नहीं, बल्कि जो ब्रिटिशर्स हैं जिन्होंने इतना पैसा लूट करके लेकर गए, जुल्म किए, उनकी वजह से है। वरना लोग यही समझ रहे थे कि उनकी गलती है, उनकी किस्मत है, क्योंकि उस टाइम पे जो न्यूज़पेपर्स चल रहे थे ब्रिटिशर्स के, उसमें कुछ और ही छप रहा था। इंडिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया, जो 48 पेजेस का होता है, और एक पेज की प्रिंटिंग कॉस्ट 25 पैसे की होती है। और 48 पेजेस इंटू 25 पैसे अगर आप कर दो तो उसकी सिर्फ प्रिंटिंग कॉस्ट ही 12 रुपए की होती है, और हमको मिलता है वो सिर्फ 5 रुपये में। तो कोई भी न्यूज़पेपर अपना नुकसान करके हमको 5 रुपये में क्यों बेचेगा, राइट। तो इसके लिए वो एड्स भी लगाता है अपने न्यूज़पेपर पे, पर एड से भी वो कितना ही कमा लेगा। अगर डेटा उठा करके देखा जाए तो 2010 में उनका जो है टोटल रेवेन्यू था टाइम्स ऑफ इंडिया का, वो 10,000 करोड़ का था, और प्रॉफिट सिर्फ 681 करोड़ का था। अगर देखा जाए तो रेवेन्यू और प्रॉफिट के मुकाबले में ये बहुत कम है किसी भी न्यूज़पेपर को सरवाइव करने के लिए। तो बाकी वो सरवाइव किस तरीके से कर रहा है ये आप खुद सोचिएगा। बहुत सारे लोगों को लगता हो कि चलो 5 रुपये की जगह इसका कॉस्ट 10 या 15 भी कर देते हैं। हर एक इंसान के लिए 5 रुपये भी अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सिटीज़ में तो बहुत सारे लोग अफोर्ड कर लेंगे, खरीद लेंगे न्यूज़पेपर, पर गांव में एक किसान के लिए, एक किसान के बच्चे के लिए ये 5 रुपये भी बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। इसी की वजह से इनके जो न्यूज़ भी होते हैं, इनके जो कस्टमर्स हैं उनके हिसाब से न्यूज़ बनते हैं इन पेपर्स में। अगर देखा जाए तो किसी भी गांव में अगर 4-5 दिनों से बारिश होकर के पूरा गांव का गांव ही क्यों ना बह करके चला जाए, वो न्यूज़ में नहीं आएगा। पर बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई ऐसे शहरों में अगर 1 घंटे के लिए भी बारिश होगी तो पूरे दिन की कवरेज मिलती है। तो न्यूज़ भी उनके फेवर में चलता है जो इनके कस्टमर्स हैं। जब इनका रेवेन्यू इतना ज़्यादा होता है और उसके बाद में इनका प्रॉफिट इतना कम होता है, तो इनको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है इस इंडस्ट्री में। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट एंटर करती है इन सारी चीज़ों में। और जब गवर्नमेंट एंटर करती है तब इनका भी मजबूरी बन जाता है उनके खिलाफ कुछ ना बोलने का। इसीलिए कोई भी न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल गवर्नमेंट के खिलाफ, रूलिंग पार्टी के खिलाफ कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, वरना अगर ये कुछ ज़्यादा बोल देगी तो उनका धंधा अगले ही दिन बंद हो सकता है। अगर कोई न्यूज़ चैनल या न्यूज़पेपर गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, किसी पार्टी के कंट्रोल में नहीं है, और उनके खिलाफ अगर वो न्यूज़ छाप रहा है, तो उनके ऊपर बैक टू बैक डिफेमेशन केसेस किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, पार्टीज के द्वारा। और उन केसेस का मकसद ये नहीं होता है कि इनको मारना या फिर जेल भेजना, उनका मकसद सिर्फ होता है कि इनको टॉर्चर करें, इरिटेट इतना करें कि ये लिखना ही बंद कर दें। और केस सिर्फ एक जगह से नहीं और एक ही हिस्से नहीं, देश के हर एक कोने से किया जाता है। इतने केसेस किए जाते हैं कि इंसान मेंटली टॉर्चर हो जाए और वो लिखना ही बंद कर दें। अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करो तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि किस पॉलिटिशियन का, किस सेक्टर का, किस बिजनेसमैन का पैसा कौन से न्यूज़ चैनल में लगा है, कितने % शेयर होल्डर है, हर एक चीज़ आपको पता चल जाएगी। और ये करते सिर्फ इसीलिए हैं, पैसा उधर सिर्फ इसीलिए लगाते हैं ताकि ये न्यूज़ चैनल या फिर ये न्यूज़ एजेंसी कभी इनके खिलाफ ना जा सके, ताकि ये इनको कंट्रोल कर सके इसके अंदर रह करके। इसीलिए पहले जो न्यूज़ छप कर बिकती थी, आज वो बिकने के बाद छपती है। तो दैट्स ऑल दोस्तों, मैं सचिन राठौड़, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए। मैं सचिन राठौड़। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।